जॉन सीना का WWE करियर ऑफिशियली खत्म हो गया था एक हफ्ते पहले और अब हम फाइनली ये सारे मैचेस को एक बार रिव्यू कर सकते हैं जो इस फेयरवेल टूर में हमें देखने को मिले हैं। कुछ इसको F ग्रेड कर रहे हैं, कुछ इसको बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने ओपिनियंस में जरूर बताएं नीचे कमेंट्स में, बिकॉज वी आर अबाउट टू रैंक एवरी सिंगल मैच जॉन सीना के फेयरवेल टूर का फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं सारे ओपिनियंस फॉर्म करके लेके आ गया हूं आप लोगों के सामने और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे बिकॉज बहुत सारा कुछ है बोलने के लिए। हर एक मैच के बारे में वर्स्ट से शुरू करते हैं और बेस्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं जो जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में WWE ने हमें दिखाया है। बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस थे ऑब्वियसली जिसकी हमने पूरे साल में बात करी जो हुआ इस फेयरवेल टूर के अंदर, लेकिन उसके बाद मैं भी अपना 10 में से रेटिंग दूंगा इस पूरे फेयरवेल टूर को, तो हम वो डेफिनेटली देखते हैं कि कहां पे जाती है। वर्स्ट मैच की मैं बात कर लेता हूं और बहुत रीजंस की वजह से मेरे लिए वर्स्ट मैच है एंड दिस इज रेसलमेनिया 41 का मेन इवेंट कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप फॉर ट्रेविस स्कॉट वाली एंडिंग के साथ। और इसका सिंपल रीजन यही है भाई, बिकॉज यहां पे WWE ने इतना हाइप किया, एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन्स थी उनके भाई जाते हुए यहाँ पे जॉन सीना का हिल टर्न हुआ है, रॉक है। अब कुछ भी हुआ हो बिहाइंड द सीन्स, ट्रेविस स्कॉट ने मना कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सब बातें बाद में हैं, लेकिन फैंस जो डिजर्व करते थे उनको वो देखने को नहीं मिला। वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग एंडिंग्स थी रेसलमेनिया की रिसेंट हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, और इस वजह से मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फंबल भी था ट्रिपल एच का। क्रिएटिवली अगर हम बात करें इससे बेटर एंडिंग भी की जा सकती थी, वहां ट्रेविस को नहीं लाते तो भी काम चल जाता, लेकिन ये मैच और ये एंडिंग अपने आप में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग थे। और जो स्टेक्स थे इसके इतने हाई, उसके हिसाब से जॉन सीना की 17th वर्ल्ड चैंपियनशिप विन थी, उसके हिसाब से दिस इज द वर्स्ट मैच मेरे हिसाब से। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो मैंने दो मैचेस को एक साथ ही कंपाइल कर दिया है और इनको वर्स्ट का तो मैं क्या ही टैग दूं, लेकिन ये मैचेस उतने खास नहीं थे जितने कि इससे ऊपर वाले मैचेस होने वाले हैं इस लिस्ट के ऊपर, और ये दोनों मैचेस हैं R-Truth के साथ। नीचे मैंने रखा है स्मैकडाउन वाला मैच बिकॉज वो तो बहुत ही छोटा मैच था, क्लियरली जॉन सीना ने डोमिनेट किया था, और उसके बाद SNME वाला मैच बिकॉज इतने टाइम बाद वो मैच हो रहा था और वहां पे जॉन सीना डिस्क्वालिफिकेशन से जीत जाते हैं रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके। तो ये मैचेस एक ही बकेट में आते हैं, इनमें से कौन सा बेटर है आप लोग कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। लेकिन अगले मैच की अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है ये मनी इन द बैंक का टैग टीम मैच, जो कि एक बार फिर से इस पूरी ट्रेविस स्कॉट वाली स्टोरी लाइन के चलते खराब हो गया कहीं ना कहीं, और ये था लोगन पॉल एंड जॉन सीना वर्सेस जे ऊसो एंड कोडी रोड्स। और यहाँ पे एक बार फिर से हमें देखने को मिला कि कैसे इंटरफेरेंस होती है R-Truth की और उसकी वजह से ये मैच वहां पे खत्म हो जाता है। तो जितने स्टेक्स होने चाहिए थे, जो स्टोरी लाइन होनी चाहिए थी, वो डिप ही कर रही थी यहाँ पे मैच, जबकि डिसेंट दिया इन लोगों ने, लेकिन इवेंचुअली इसमें कुछ उतना खास हमें देखने को मिला नहीं था। नेक्स्ट मैच की हम बात करते हैं और ये भी एक हाईली एक्सपेक्टेड 1 ऑफ 1 मैच था जो जॉन सीना के हमें फेयरवेल टूर में देखने को मिला एक बड़े रिटर्न के बाद, अपनी 2 साल की एब्सेंस के बाद, और WWE के सबसे पहले प्रीमियम लाइव इवेंट में ऑन ESPN, ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना एट रेसलपलूजा। मेरे हिसाब से इस मैच की कितनी ज्यादा पोटेंशियल थी, WWE ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये देखा नहीं कि कहां पे जॉन सीना के पास ज्यादा डेट्स हैं और जो बड़े से बड़े रेसलर्स के साथ उसका मैच हो रहा है वहां पे हम एटलीस्ट उसको कुछ तो बिल्ड करें। इस मैच की कोई बिल्ड नहीं थी और फिर जॉन सीना आके बोलते हैं भाई इस मैच का इकलौता यही तरीका था कि ब्रॉक लेसनर को हम दिखाएं, भाई उसको शाइन आउट होना चाहिए कि वो जॉन सीना को हरा के गया है। भाई ये सब समझ आता है, लेकिन ब्रॉक लेसनर को इस पॉइंट पे अपने करियर में उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर ब्रॉक लेसनर अगले साल रिटायर भी होने वाला है तो उसको ये नहीं चाहिए कि जॉन सीना के सामने मैं स्ट्रांग दिखूंगा तो लोग मुझे बिलीव करेंगे ही इज ब्रॉक लेसनर। वो कुछ भी करे भाई, हारे जीते वो ब्रॉक लेसनर ही रहता है। और यहाँ पे भले ब्रॉक लेसनर को जितवा देते, उससे ज्यादा लोगों को शायद प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से हम इस मैच के अंदर गए और जो मैच हमें देखने को मिला, जितनी हाइप थी इसकी, उसके हिसाब से कहीं भी ये स्टैंड नहीं किया। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, दिस इज अनदर टैग टीम मैच जो हमें स्मैकडाउन पे देखने को मिला था, कोडी रोड्स एंड जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल एंड ड्रू मैकिंटायर। और यहां पे भी एक बार फिर से ऐसे ही चलते किसी भी तरीके से इन्होंने मैच एंड कर दिया था भाई, DQ कर दिया, कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, जहां पे इनको ये नहीं समझ आ रही कि किस तरीके से करेंगे। ऑब्वियसली इंटरफेरेंसेस हो रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन ये टीवी के हिसाब से काफी डिसेंट मैच था, तो इसको हमने कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट जो है वो एवरेज के थोड़ा नीचे रखा है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे ये डिजर्व करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 6 मैन टैग टीम मैच की जो आता है लिस्ट में, जो कि शायद बहुत लोग बोलेंगे कि यार क्यों कर दिया, इसके अलावा तो कुछ और कर देते, बट मैच अपने आप में काफी अच्छा हुआ था।
मोमेंट्स काफी अच्छी देखने को मिली थी, एंड दैट इज द जजमेंट डे वर्सेस जॉन सीना, रे मिस्टीरियो एंड शेमस, जो कि रिसेंट मंडे नाइट रॉ पे हमें देखने को मिला है। तो वहां पे मैच हुआ, ऑब्वियसली जो 10 बीट्स ऑफ बोड्रान हमें देखने को मिला, और उसके बाद सारे यू कैंट सी मी लगा रहे हैं, वो मोमेंट्स के लिए ही मैच दिया गया था, और इसलिए बिल्कुल उसको मैं बीच में रखूंगा, कुछ ज्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं इस मैच के बारे में। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आता है ये कमाल का मैच जहां पे जॉन सीना ने फाइनली अपनी बॉस्टन के अंदर जो है ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप को जीता था, एंड दैट वाज अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो ऑन मंडे नाइट रॉ। मेरे हिसाब से इस मैच में सब कुछ था जो कि होना चाहिए था। इसमें वो मोमेंट्स थी जब पता था कि जॉन सीना फाइनली जीतेंगे तो सही, लेकिन डोमिनिक को तब भी ऐसे कोई बेकार नहीं दिखाया गया था, काफी कंपेटिटिव मैच बनाया गया था। रेसलिंग वाइज भी इसने एक टीवी मैच के हिसाब से डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं किया था। इसके बाद बात कर लेते हैं इस बैकलैश मैच की, जो कि मुझे लगता है काफी सारे लोग नीचे रखेंगे इस लिस्ट में, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत रीजंस की वजह से आइकॉनिक था। शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं इसकी जो लोकेशन थी ना मैच की, वो गलत कर दी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टूर होना चाहिए था, ये इतनी जल्दी नहीं हो जाना चाहिए था। रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना एट बैकलैश, मैच में कोई कमी नहीं थी, सबको ये मैच देखना था, लेकिन डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन जो बाहर निकल के आना चाहिए था जॉन सीना के सामने, वैसा रैंडी ऑर्टन कभी हमें देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट पूरे साल में और किसी के भी सामने वैसा रैंडी ऑर्टन देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूंगा एक बड़ी वेस्टेड मोमेंट थी, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बड़ा कर सकती थी ऑर्टन और सीना के साथ, उन्होंने शायद वो मार्क कहीं ना कहीं मिस कर दिया है। नेक्स्ट मैच पे हम आ जाते हैं, इससे ऊपर जो मैंने रैंक किया है, दैट इज अगेन डोमिनिक वर्सेस जॉन सीना, बट सर्वाइवर सीरीज का। अब टिपिकल अगर मैं रेसलिंग फैन हूं और रेसलिंग का ही सिर्फ बात करूं, तो मेरे हिसाब से रॉ वाला मैच शायद सर्वाइवर सीरीज वाले मैच से बेटर था। लेकिन जो मोमेंट्स थी सर्वाइवर सीरीज वाले मैच में, जिस तरीके से डोमिनिक को लाइट चीट स्टील वाली दोबारा वो एक उन्होंने दिया नेम निकनेम, और वहां पे वो वापस कैप्चर कर लेते हैं इस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को, लिव मॉर्गन का रिटर्न हमें देखने को मिला, उस सब के चलते मेरे हिसाब से काफी ये एंटरटेनिंग हो गया था, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे बनाया भी गया था। एक बार फिर से लोग बोलेंगे कि जॉन सीना को यहाँ पे हारना नहीं चाहिए था, लेकिन जो भी है इस मैच ने बिल्कुल डिलीवर करा था। रिजल्ट पे तो ऑब्वियसली हम हमेशा बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। अगले मैच की बात कर लेते हैं जो लिस्ट में आता है, जो कि शायद मैं कहीं ना कहीं इंक्लूड भी नहीं करने की सोच रहा था पहले, बट कर दिया बिकॉज जॉन सीना यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट थे और इस मैच को इनफैक्ट जीते भी थे। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस था ये अगर हम बात करें इस पूरे टूर की, और ये था एलिमिनेशन चेंबर मैच। आई वॉज लकी कि मैंने इसको विटनेस किया था, वहां पे लाइव था मैं रॉजर्स सेंटर के अंदर। लेकिन जो मोमेंट्स थी, जिस तरीके से जॉन सीना की बारी आई, फाइनली वो जीत गए, सबको खुशी हुई कि सीना मेन इवेंट में जाएंगे। अब रॉयल रंबल के बाद वो जब हार गए थे वहां, तो चेंबर जीत के पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन यहाँ पे जब हील टर्न भी हुआ उसके बाद, तो ओवरऑल जो मोमेंट थी उसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि उस मोमेंट में वो चीज बहुत ही ज्यादा कमाल थी, प्रॉब्ली बेस्ट चीज थी। उसके बाद जो हुआ वो तो बिल्कुल गंदी मच गया, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने इंक्लूड जरूर कर दिया है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, ये भी एक काफी मस्त मैच इन्होंने दिया, दैट वाज लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना एट क्लैश इन पेरिस। एक बार फिर से लोगन पॉल प्रूव करते हुए कि वो काफी अंडररेटेड हैं, जितने लोग उनको डाउट करते हैं वो उतने ही गलत प्रूव होते हैं हर बार। और मैं सिर्फ इन रिंग की बात कर रहा हूँ, रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लोगन पॉल की बात कर रहा हूँ। उसके बाहर तो जो मर्जी करें, उस पर आप अपने ओपिनियन अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन रिंग के अंदर जब लोगन पॉल आते हैं तो अभी तक उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं करा है। और जॉन सीना के साथ भी एक बैंगर मैच दिया था। जिस तरीके से लोगन पॉल को हेट मिल रही थी, ऑब्वियसली यहाँ पे शायद कुछ लोग बोलेंगे परफेक्ट टाइम था एजे स्टाइल्स को उनका मैच देने का, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार फिर से मिस आउट कर दिया इस मोमेंट पे, गलत करके पूरा ऊपर नीचे। लेकिन डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि यहाँ पे इस मैच ने डिसअपॉइंट नहीं करा। इसके बाद बात करते हैं तो सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना का मैच मैं लेके आऊंगा स्मैकडाउन पे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए होने वाला था। और ऑब्वियसली जबकि ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आ गए और हमें कुछ ऐसा रिजल्ट नहीं यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन तब तक जो मैच दिया इन दोनों ने, उतना ही ज्यादा लोग डिसअपॉइंट हो गए थे एक पॉइंट के बाद कि यार फाइनली शायद जॉन सीना जीत सकता था, सैमी को हरा सकता था, लेकिन वो मोमेंट कभी आई नहीं बिकॉज मैच को खराब कर दिया गया। और अगर आप देखें अब इस लिस्ट को तो इतने सारे मैचेस हैं यहाँ पे, डिस्क्वालिफिकेशन, इंटरफेरेंस, इन सब चीजों से जो खराब हो गए मैचेस, लेकिन इस मैच में जो रेसलिंग दी थी भाई उस पॉइंट तक, इसीलिए फैंस इतने डिसअपॉइंटेड थे उस दिन। ब्रॉक लेसनर को इतना गंदा रिएक्शन भी मिला था, कुछ नहीं रिएक्ट कर रहे थे लोग ब्रॉक को, बिकॉज यहाँ पे लोग एक रिजल्ट देखना चाहते थे जो कि उनको मिला नहीं, बट मैच डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट था। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं और हम बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आता है नाइट ऑफ चैंपियंस का मैच, जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री अगर हम बात करें। और डेफिनेटली इन्होंने डिलीवर करा था, जो फ्यूड हमें देखने को मिली, जो बिल्डअप देखने को मिला, सीएम पंक का थगनॉमिक्स और जॉन सीना का पाइप बॉम्ब, वो सिर्फ ये दोनों बंदे ही कर सकते हैं। और जैसा कि जॉन सीना ने बोला था सीएम पंक के लिए, ही इज माय रेसलिंग सोलमेट,
और अपनी आखिरी बिल्कुल मोमेंट्स में भी सीएम पंक जॉन सीना के साथ वहीं के वहीं थे। डेफिनेटली मुझे लगता है कि यहाँ पे इस मैच ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कुछ ना कुछ बाहर से होता चला जा रहा था, यहाँ पे भी कोशिश जरूर करी जा रही थी, लेकिन मजा जरूर आया था कि जॉन सीना ने रिटेन कर लिया था अपने टाइटल को और सीएम पंक के साथ एक कमाल का मैच उन्होंने दिया था। अब टॉप 3 की तरफ हम चलते हैं और नंबर 3 पे जो आता है वो है उनका लास्ट मैच गुंथर वर्सेस जॉन सीना एट सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। और इस मैच की भी अगर हम बात करें तो भाई बहुत सारे लोग इससे खफा हैं, बोलेंगे वन ऑफ द बेस्ट मैचेस नहीं है, वन ऑफ द वर्स्ट मैचेस था, क्यों ये WWE ने कर दिया। स्पेशली इसकी एंडिंग देखें अगर कि किस तरीके से यहाँ पे बुकिंग चल रही थी, लेकिन भाई इसको कहते हैं कि वो बुकिंग जो ट्रिपल एच के ऊपर उल्टी जरूर पड़ गई, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे डिसीजन में कुछ गलती थी। सच की भाई कुछ तो बनाना था ना जॉन सीना के फाइनल, ऑब्वियसली उनको पास आउट करा सकते थे, टैप आउट कराने की जरूरत नहीं थी, वो सब ठीक है, लेकिन जो मैच दिया जॉन सीना ने गुंथर के साथ उसको मैं काफी हाईली रेट करूंगा अगर सिर्फ मैच की हम बात करें। और ये बहुत ही ज्यादा उल्टा ओपिनियन रहने वाला है आपके, मैं डेफिनेटली यहाँ पे जानना चाहूंगा थॉट्स कि आप इस मैच को कहां पे रैंक करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से काफी ऊपर आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो सेकंड बेस्ट मैच मुझे लगा इस पूरे फेयरवेल टूर का, और मजे की बात यह है कि वन ऑफ द वर्स्ट स्टोरी लाइंस का ये पार्ट है, लेकिन इस मैच से मैं कुछ नहीं छीन सकता हूं, एंड दैट इज कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना एट समर स्लैम। भाई इस मैच का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मैचेस है जॉन सीना के करियर का, ऑलमोस्ट 40 मिनट का आई थिंक ये मैच चला था, और जो मोमेंट आफ्टर मोमेंट, जो किक आउट आफ्टर किक आउट कोडी रोड्स की तरफ से भी जो मैच यहाँ पे देखने को मिला कि सुपर सीना भी आ जाता है वहां पे ऑलमोस्ट, लेकिन कोडी रोड्स इज स्टिल द बेटर मैन ऑन दैट डे अगेंस्ट जॉन सीना। और पहली बार इतने टाइम बाद कि जॉन सीना एक बेकार हील टर्न को खत्म करके एक बेबी फेस बन के आ रहे हैं। इस मैच में वो सारी मोमेंट्स थी, वो सारी चीजें थी जो कि एक रेसलिंग फैन एक्चुअली में चाहता था, जो कि एक जॉन सीना फैन इतने टाइम से एक्सपेक्ट कर रहा था इस फेयरवेल टूर से, और उनको पूरा टाइम दिया गया, सारी चीजें करने का मौका दिया गया, और उन्होंने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। यहाँ पे जॉन सीना अपना वर्ल्ड टाइटल जरूर हार जाते हैं, लेकिन इस मैच में उन्होंने 101% डिलीवर किया है, लेकिन विदाउट एनी डाउट, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी इस चीज से डिसएग्री करेगा, द बेस्ट मैच ऑन जॉन सीना फेयरवेल टूर। अगर रेसलिंग की बात करें, मैच के अंदर मोमेंट्स की बात करें, और विद द लीस्ट बिल्डअप मैं कहना चाहता हूं ये मैच आ गया इस रैंक के ऊपर, दैट इज क्राउन जूल जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स। जितनी ज्यादा यहाँ पे WWE ने गलती करी इस मैच को पेरिस में ना करके, उतना ही ज्यादा इन दोनों ने ये मैच देके जो है वो मेकअप कर लिया उस चीज को। एक ट्वीट से मैच बनाया गया था और कोई बिल्ड नहीं थी यहाँ पे, और क्लियरली एजे स्टाइल्स ने बोला था कि हमें कोई बिल्ड की जरूरत नहीं है, बिकॉज जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स जो पहले क्लासिक दे चुके हैं वो डिजर्व करते हैं फैंस एक और क्लासिक, और दिस वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ क्लासिक। जिस तरीके से इन्होंने अपने सारे वो मैच को प्लान आउट किया कि जॉन सीना अपने सारे WWE के राइवल्स की या फिर अपोनेंट्स की ट्रिब्यूट देंगे वहां पे, ब्रे वायत, मिज, एज, रोमन, कई सारे और लोग, लेकिन दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स जो हैं वो TNA के अपने राइवल्स के मूव्स यूज करेंगे, क्रिस्टोफर डैनियल्स, कजेरियन, ये सारे लोगों के यूज करेंगे। तो भाई उसने उस मैच को और भी ज्यादा स्पेशल बना दिया। ऑब्वियसली हमको पता था यहाँ पे जॉन सीना हारने नहीं वाले, मोस्ट लाइकली एजे स्टाइल्स ही हारेंगे, लेकिन तब भी दिस वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर 5 स्टार क्लासिक, और मेरे हिसाब से इस पूरे फेयरवेल टूर का ये एक बेस्ट मैच होगा। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, डेफिनेटली मैं बहुत इंटरेस्टेड होऊंगा लिस्ट जानने में कि आपकी अलग कैसे है मेरे से, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि ये पूरा ऑर्डर देख के ना कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, बिकॉज पेपर पे जो इतने बड़े बड़े मैचेस थे वो लिस्ट में इतनी नीचे होंगे, स्पेशली लाइक रेसल पलूजा और रेसल मेनिया का मेन इवेंट जैसा मैच, वो मैंने कभी सोचा नहीं था। बट ओवरऑल अगर इस फेयरवेल टूर को मुझे 10 में से रेट करना हो तो मैं इसको 5 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी, लेकिन WWE ने यहाँ पे लास्ट मैच में भी कुछ उतना खास किया, अच्छा मैच जरूर दिया, लेकिन वो एंडिंग नहीं मिली जॉन सीना को, मैच के बाद कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद अगर देखें तो पूरा हील टर्न खराब कर दिया। लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट की कोई हाइप नहीं थी, जॉन सीना थे भी नहीं वहां उस टूर्नामेंट के लिए। तो ओवरऑल बहुत सारी ऊपर नीचे चीजें हुई हैं, कई मैचेस जो नहीं होने चाहिए थे उस ऑर्डर में नहीं हुए, गलत जगह पे कर दिए गए, और बाकी अपोनेंट्स को मौका नहीं मिला मैचेस को बिल्ड करने के लिए, और बस जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में करा हुआ ये टूर लगा। और WWE ने जबकि खूब सारा पैसा कमाया, फैंस को खूब सारा मजा देने में वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं। आप लोग अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।